फिर से बायो की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और कल यहाँ तक आप पढ़ा था पढ़ने के जीवों में जनन या पौधों में जनन की जो प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से होती है। पहले तो अपन को समझना पड़ेगा, कल एक सामान्य रूप से अपन ने समझा था कि वास्तव में जनन के प्रकार अपन ने देखे थे, 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें सिस्टमेटिक अपन इस चीज़ को समझेंगे और पूरा एक जो टॉपिक है ना वो कंप्लीट करेंगे। तो इसमें देखते हैं अपन कि जीवों में जनन या प्रजनन एक ही है या रिप्रोडक्शन, उसमें होता क्या है, क्यों करते हैं जीव जनन। तो ये जीव का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि वो अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए नई संततियां उत्पन्न करने के लिए प्रजनन करता है। तो इसकी परिभाषा बन जाएगी अपनी कि ऐसी विधि है जनन या प्रजनन जिससे नए जीव की उत्पत्ति होती है या जो जनक होते हैं वो नई संततियों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जिसे प्रजनन या जनन कहते हैं। इसमें जनन की 2 विधियां होती हैं। पहले देखते थे अपन विधियां कौन कौन सी होती है। जनन की विधियां 2 प्रकार की होती है, अपन ने पहले समझा था इसमें। तो पहली होती है अलैंगिक जनन और दूसरी होती है इसमें लैंगिक जनन। अब क्या होता है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन 2 प्रकार के विधियां पाई जाती है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि अलैंगिक जनन में क्या होता है। इनमें ऐसी प्रोसेस होती है कि इनमें युग्मक का निर्माण नहीं होता और कुछ पादप जो जातियां हैं वो अलैंगिक जनन नहीं करती है और नई संततियों का निर्माण करती है। तो इनमें फिर अगर युग्मक निर्माण नहीं होता है, जनन करने वाली कोशिका नहीं होती है, तो वो फिर किस प्रकार से नई संततियां उत्पन्न करेगा। तो पौधों में कुछ विशिष्ट रचनाएं पाई जाती हैं, ट्यूबर पाए जाते हैं या जो कायिक भाग होते हैं, उनके कायिक भाग मतलब कौन कौन से होते हैं, जड़, तना और पत्तियां। तो इनमें कुछ विशेष कोशिकाएं या रचनाएं उत्पन्न होती है कलिका के रूप में और नई संततियों का निर्माण करती है। तो सबसे पहले अलैंगिक जनन को अपन समझ लेते हैं कि वो इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पौधों में समझ ले। दूसरे जो अलैंगिक जनन जीवों में भी होता है, कुछ अकोशिकीय एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, छोटे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, उनमें भी अलैंगिक जनन की प्रोसेस होती है। इनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन तो उन जीवों में होता है जिनमें जनन करने वाली कोशिकाएं पाई जाती है, पर यहाँ पर क्या है, अलैंगिक जनन में ये एक कोशिकीय जीव में होता है या सूक्ष्म जीव होते हैं, इनमें युग्मक निर्माण नहीं होता है। फिर ये अपनी संततियों का निर्माण कैसे करते हैं, नई प्रजाति जब बनाते हैं तो किस प्रकार से बनती है। तो सबसे पहले अलैंगिक जनन में अपन देखते हैं जीवों में कैसा होता है, एक कोशिकीय जीवों में। तो सबसे पहले इसमें कुछ विधियां हैं, इसमें भी अलैंगिक जनन करने वाले जीवों की जो विधियां हैं वो अपन पढ़ेंगे। पहला सबसे पहले इसमें अपन देख लेते हैं कि जो जीव है छोटे, उनमें जो अलैंगिक जनन होता है वो वास्तव में किस प्रकार से होता है। तो इसमें प्रमुख कुछ विधियां हैं जो सूक्ष्म जीव अपने अलग अलग आकृति के हिसाब से वो फिर जनन करते हैं। इसके पहले अपन देखते हैं कि प्रजनन अपन ने 2 प्रकार पढ़े इसमें और 2 प्रकार में अपन ने समझा है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन होता है। आप देखते हैं इसमें कि जो अलैंगिक जनन होता है वो किस प्रकार से होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं पहले तो जनन पढ़ रहे हैं, 2 प्रकार पढ़ रहे हैं इसमें। फिर अपन देखते हैं कि जनन क्यों जरूरी है, इसके लाभ क्या हो सकते हैं, इसकी हानि क्या हो सकती है और क्या विशेषता हो सकती है प्रजनन की। तो सबसे पहले अपन देखते हैं विधियां अपन ने 2 देखी है और अब देखते हैं अपन इसमें जनन की, अब इसमें देख रहे हैं कि जनन की विशेषता। ठीक है, प्रजनन की विशेषताएं। ठीक है, कौन सी प्रजनन की है, अलैंगिक प्रजनन की विशेषताएं। अलैंगिक प्रजनन की विशेषताएं ये अपने को समझना है कि अलैंगिक प्रजनन की विशेषता क्या क्या होती है। ठीक है, फिर इसके लाभ और इसकी हानियां भी देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि अलैंगिक प्रजनन में कोई युग्मक का निर्माण नहीं होता है, इसलिए जनन भी दूसरा जरूरी नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि सामान्यतः यह प्रजनन
एक जनकीय होता है, एक जनकीय होता है। मतलब कि इस प्रजनन विधि में दो जनक की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि युग्मक नहीं बनते, इसलिए इसमें क्या होता है, एक जनक की ही आवश्यकता होती है, इसलिए इसको कहते हैं एक जनकीय प्रजनन भी कहते हैं। तो सामान्यतः यह प्रजनन एक जनकीय होता है। नंबर दो है इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, युग्मकों का निर्माण नहीं होता है इसमें, ठीक है, क्योंकि युग्मकों का निर्माण कब होगा, जब उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है, ठीक है। तीसरा अपन देखते हैं कि अगर जब इसमें युग्मक निर्माण नहीं हो रहे तो फिर क्या होगा, युग्मकों का संलयन या संयोजन भी नहीं होगा या फ्यूजन भी नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें युग्मकों का संलयन भी नहीं होता है, संलयन भी नहीं होता है, ठीक है। ये इसकी विशेषता है कि इसमें युग्मकों का संलयन भी नहीं होता है, क्योंकि युग्मक निर्माण ही नहीं होते तो संलयन भी नहीं होता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, इसकी विशेषता में अपन चौथा पॉइंट देखते हैं कि इनमें हमेशा समसूत्री विभाजन ही होता है, इनमें समसूत्री विभाजन ही होता है। आगे अपन देखते हैं कि इनमें हमेशा कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि एक कोशिकीय जीव है, इनमें युग्मक नहीं बनते और युग्मक का निर्माण तो जनन करने वाली कोशिका में होता है, ठीक है। तो फिर इसमें युग्मकों का निर्माण भी नहीं हो रहा है, युग्मकों का संलयन भी नहीं हो रहा, तो इसमें फिर विभाजन कौन सा होगा, इन कोशिकाओं में एक ही, अगर एक कोशिकीय जीव है मतलब उसका क्या है, एक ही युग्मक है या कोशिका है, तो इनमें हमेशा समसूत्री विभाजन ही होता है, समसूत्री विभाजन नहीं होता। और लास्ट पॉइंट है इसमें कि अगर इसमें जो एक ही जनक होता है तो जनक के समान ही नई संतति का आकार इनमें देखते हैं या इनसे बनी संतति जनक के समान ही होती है, ओके। अब इनसे बनी जो संतति है वो कैसी होती है, जनक के समान ही होती है, क्योंकि एक जन होता है, इसके जनक के जितने भी आकार हैं, उसकी जो संरचना है, शारीरिक संरचना है, आंतरिक संरचना है, वो जनक के समान ही होती है। और इसकी विशेषता में एक लास्ट पॉइंट है कि इनमें जो आनुवंशिक गुण होते हैं वो भी जनक के समान ही होते हैं। वो भी देख लेते अपन कि नवजात संतति में जनक के समान आनुवंशिक गुण होते हैं। क्या होता है कि अगर एक जनक है तो उनमें उनकी संरचना के और आंतरिक संरचना के और उसके आकार आकृति सब में समान होगा, तो आनुवंशिक गुण में भी वो क्या होगा, नई जो संतति बनेगी वो समान होगी। इसके आगे अपन देखते हैं कि अलैंगिक प्रजनन के लाभ और हानि, तो अगर अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, ये सारे पॉइंट हमने लिखे हैं, इसकी विशेषता अलैंगिक जनन या प्रजनन की। अब देखते हैं अपन अलैंगिक जनन से लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। तो इसके बाद अपन देखते हैं अलैंगिक प्रजनन के लाभ। कि अलैंगिक प्रजनन की जो विशेषता है वो अपन 4 या 5 पॉइंट देख रहे हैं। अब अपन देख रहे हैं कि अलैंगिक प्रजनन के लाभ क्या क्या एडवांटेज है, ठीक है, अलैंगिक प्रजनन में। तो सबसे पहले अपन जो विशेषता पॉइंट है उसके अपन पॉइंट बना लेंगे उससे जुड़े हुए, क्योंकि वही विशेष जो होती है पॉइंट वही उसके लाभ भी होते हैं, अधिकांश जो पॉइंट होते हैं सेम होते हैं। पर इसमें देख लेते हैं अपन पहला पॉइंट है कि क्या होता है, इसका लाभ ये है कि अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, एक ही जनक की आवश्यकता होती है। तो अपन लिख लेंगे इसको, इसमें
एक जनक की आवश्यकता होती है, एक जनक की आवश्यकता होती है। नंबर 2 है कि इस प्रजनन में या जनन में क्या होता है, असूत्री या समसूत्री विभाजन ही होता है। तो इस प्रजनन में असूत्री या समसूत्री विभाजन ही होता है। अब हम देखते हैं इसमें नंबर 3 इसके लाभ क्या है, इसमें क्या होगा, असूत्री या समसूत्री विभाजन ही होगा। अब अपन देखते हैं इसमें पहले अपन देखते हैं कि एक ही जनक की आवश्यकता होती है, फिर दूसरा पॉइंट है प्रजनन में असूत्री या क्या होता है, समसूत्री विभाजन ही होता है। आगे अपन इसमें देख रहे हैं कि इसके लाभ क्या क्या है कि इससे बनी संतति जनक के समान ही होती है, ठीक है, वो नए लक्षण या नए गुण उत्पन्न नहीं होते हैं। अब इसमें देख रहे अपन कि इसमें एक जीव या जनक अनेक संतति उत्पन्न कर सकता है, अनेक संतति उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। और लास्ट इसमें देख लेना कि इसमें क्या होता है, एक जनक अनेक संतति उत्पन्न कर सकता है। और लास्ट इसमें देखेंगे कि यह जनन की एक विधि होती है, ठीक है। ये पॉइंट अपन लिख सकते हैं। तो 5 पॉइंट अपन अपने विशेषता में देखे थे और 5 पॉइंट अपन इसके लाभ में देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, समझ लेते हैं एक पॉइंट को कि इसमें एक जनन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले अपन ने ये समझा कि अलैंगिक जनन होता है, उसमें एक ही जनक होता है। नंबर 2 इसमें समझ आया हमने कि इस प्रजनन में असूत्री या समसूत्री विभाजन ही होता है, असूत्री विभाजन नहीं होता है। तीसरा पॉइंट देख रहे हैं क्यों होता है असूत्री, तीसरा पॉइंट को समझ लेते हैं क्योंकि जो समसूत्री या असूत्री विभाजन होता है वो सूक्ष्म जीवों में होता है और अलैंगिक जनन जो होता है वो सूक्ष्म जीवों में ही होता है। कुछ श्रेणी के जितने भी जीव है उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि इससे बनी जो संतति या जो संतान है वो जनक के समान ही होती है, आकार में या उसके आंतरिक गुणों में। नंबर 4 देख लेते हैं, इसमें एक जनक अनेक संतति उत्पन्न कर सकता है। ये विशेषता या लाभ है इससे, इस विधि से या इस प्रजनन की जो विधि है अलैंगिक प्रजनन, इसमें एक जनक अनेक संतति को उत्पन्न कर सकता है। और लास्ट पॉइंट है इसमें लाभ का कि यह जनन की एक विधि होती है। ये भी जानना जरूरी है कि यह जनन की विधि होती है। आगे अपन इसमें देख लेते हैं कि अलैंगिक प्रजनन जो होता है उसके लाभ हमने पढ़ लिए, विशेषता पढ़ ली। अब देखते हैं कि अलैंगिक प्रजनन से हानियां कौन कौन सी होती है। आगे अपन देख लेते हैं इसमें कि हानियां। अभी तो अपन ने देखा था कि अलैंगिक प्रजनन के लाभ, अब अपन देख रहे हैं इसमें अलैंगिक प्रजनन की हानियां। विशेषता देख ली इसकी, फिर इसके लाभ अपन ने देखे कि अलैंगिक प्रजनन से क्या क्या लाभ होते हैं। अब अपन देख रहे हैं इसमें अलैंगिक प्रजनन की हानियां। तो हानियों में देख लेते हैं क्या हानि है, इससे क्या डिसएडवांटेज है इसके। तो पहला पॉइंट अपन देखते हैं इसमें कि जो अलैंगिक प्रजनन होता है उनमें जो जीव बनते हैं या नई संततियां जो बनती है वो वातावरण के अनुसार क्या होती है, अपने आप को ढाल नहीं पाती है, ठीक है। तो तीव्र रूप से वो वातावरण के हिसाब से अनुकूलित नहीं कर पाते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि इससे बनी संतति, इससे मतलब कि अलैंगिक प्रजनन से बनी संतति वातावरण के अनुसार तीव्र रूप से अनुकूलित नहीं हो पाती, ठीक है।
पहला पॉइंट अपन ने इसमें हानि क्या है कि अलैंगिक प्रजनन से जो बनी संततियां होती है वो वातावरण के अनुसार तीव्र रूप से अनुकूलित नहीं हो पाती है। ये अपने आप को वातावरण के अनुसार तीव्र रूप से नहीं ढाल पाती है। नंबर 2 पॉइंट है इसमें। दूसरा पॉइंट है इसमें, पहले 1 2 पॉइंट ये इसमें कि इन संतति से बनी इस प्रजनन से बनी संततियां हैं उनमें नए लक्षण आने की संभावना नहीं होती, क्योंकि एक जन्म होता है तो इस प्रजनन से बनी संततियों में विकास की संभावना क्षीण होती है। क्षीण का मतलब होता है कि बहुत कम संभावना होती है। इस प्रजनन से जो बनी संततियां हैं उनमें विकास की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, वो नंबर तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं कि इनमें विभिन्नता भी उत्पन्न नहीं होती है। तो देख लेते हैं कि इस प्रजनन से बनी संततियों में विभिन्नता या वेरिएशंस भी नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं अलैंगिक प्रजनन की जो हानि आपने पढ़ ली, अलैंगिक प्रजनन से लाभ पढ़ लिया, अलैंगिक प्रजनन की विशेषता पढ़ ली, अलैंगिक प्रजनन होता क्या है और जीवों में जो जनन होता है उसके 2 प्रकार में अपन ने देखे हैं। आगे इसमें पढ़ेगा अपन कि जो जीव है उनके आकार के हिसाब से उनमें कौन सा जो प्रजनन होता है उनमें भी विधियां हैं, विखंडन है, मुकुलन है, प्लाज्माटोमी है। मुकुलन के बाद अपन देखते हैं इसमें कि गेम्यूल के द्वारा भी नए जीव बन सकते हैं। तो ये सारे विधि जो है जिसकी अलैंगिक प्रजनन की विधियां हैं वो अपन नेक्स्ट चैप्टर